हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम नीट 37 ईयर PYQ केमिकल इक्विलिब्रियम का डिस्कस करेंगे। हम इस कोर्स सीरीज़ के थ्रू आपको ट्रिक, टेक्निक, अप्रोच क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ये सारी बातें हम बताएंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन के थ्रू आप एक तरीके से बोल सकते हो कि आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ महीने पहले लगभग हमने एक स्ट्रेटजी बनाया था, जिससे हम बोले थे नीट का पेपर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 3 स्टेप में हम फॉलो करेंगे वो स्ट्रेटजी, हमने आपको बताया था। पहला स्टेप था 37 ईयर PY जो कि चल रहा है, और दूसरा स्टेप था अपना कि हम 20 to 25 गेस्ट पेपर देने। दूसरा स्टेप था कि 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे चैप्टर वाइज। तीसरा स्टेप था अपना कि 20 to 25 गेस्ट पेपर दे देंगे। आप इतना कर लो, केमिस्ट्री यहीं से आएगा। और ये बहुत ही एनालिसिस के बाद बनाया जा रहा है, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वो ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के ट्रिक के द्वारा सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे जो ट्रिक बताया गया है ना, वो कहीं फेल नहीं होगा। ऐसा मत सोचना कि दूसरे तीसरे क्वेश्चन में जाके उलझ जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो देख लेना। आइए क्वेश्चन को देखते हैं और हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे PYQ को सॉल्व करना। आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। इसमें बोला था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग KP एंड KC आर नॉट इक्वल। तो KP और KC इक्वल नहीं बोला था, कौन सा ऐसा हो जाएगा देखिए। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको अब KP KC से रिलेटेड बात बोला है, तो इसमें KP और KC से रिलेटेड बात मैं समझा देता हूँ। कभी भी आपके पास डेल्टा NG अगर क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो आपके पास जो KP होता है वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन KC हो जाता है। KP ग्रेटर देन KC। अगर मान लो डेल्टा NG आपके पास लेस देन 0 आ जाए, तो हमारे पास जो KP होता है वो लेस हो जाता है किससे, KC से। और डेल्टा NG आपके पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वहाँ पे हमारे पास KP जो होता है वो बराबर हो जाता है KC से। और जो KP और KC का फॉर्मूला होता है, अगर मैं आपको बता दूँ तो क्या होता है, KP बराबर KC R⁴ डेल्टा NG। कोई कहेगा डेल्टा NG क्या होता है, तो जो डेल्टा NG होता है मैं आपको बता दूं कि मोल ऑफ रिएक्टेंट, गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट, मोल ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में बोला प्रोडक्ट, माइनस मोल, गैस के मोल ही लेना है, ये क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आपके पास ये फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे देख लो, आपके पास कहाँ पे डेल्टा NG की वैल्यू 0 है, तो वहाँ पे हमारे पास KP और KC बराबर हो जाएंगे। देखो अब मैं बता रहा था डेल्टा NG कैसे निकलेगा। मान लो इस केस में यहाँ पे क्या है, अगर डेल्टा NG निकालोगे तो आपके पास प्रोडक्ट में कितने गैस के मोल हैं, एक इसके हैं क्लोरीन के, एक फॉस्फोरस के, एक ही तो हैं स्टोइकियोमेट्री, तो ये 2 हो जाएगा। और रिएक्टेंट के एक मोल PCl5 के, तो यहाँ पे डेल्टा NG आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इस मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, KP ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा। ऐसे ही बस आप साफ साफ देख लो कहाँ पे डेल्टा NG बराबर है। तो सेकंड वाले ऑप्शन में देखो, डेल्टा NG प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में भी 2 है, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पर आपके पास KP बराबर क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड में देख लो, आप चेक कर लो, तो यहाँ पर डेल्टा NG की वैल्यू हमारे पास 2 प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में भी 2 है, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो KP बराबर KC हो जाएगा। और यहाँ पर आप निकाल लो डेल्टा NG हमारे पास प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में भी 2 है, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ KP बराबर KC हो जाएगा। कहाँ पे बराबर नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो बहुत सरल क्वेश्चन था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि एक रिएक्शन गिवन था, फॉर द एबो रिएक्शन एट 298 केल्विन KC इज फाउंड टू बी 3 इतना, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इतना, देन कंसंट्रेशन ऑफ O3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए KC पे क्वेश्चन है, आपको जो रिएक्शन गिवन है क्या है, 3O2 गैस है, और इसे क्या बन रहा है, 2O3 बन रहा है। अगर इसके लिए आप KC लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, KC इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ O3 स्क्वायर, स्टोइकियोमेट्रिक स्क्वायर लिख देते हैं, और कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये क्यूब लिख दोगे, जो स्टोइकियोमेट्री है। आपको KC की वैल्यू पता है, कितना पता है, KC की वैल्यू 3 × 10⁻⁻59 पता है, और O3 की वैल्यू आपको निकालना ही है, और O2 को भी आपको कंसंट्रेशन गिवन है, ये लिखा है 0.4 है ना, 40। तो अगर 0.40 नहीं है, 0.040 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अगर पावर के टर्म्स में लिखना चाहे तो डेसिमल को हम मतलब
कितने डिजिट पे नॉन जीरो नंबर आ रहा है, 1 2 2 डिजिट पे आ रहा है तो हम वहाँ तक ले जाएंगे। 4.0 इंटू 10⁻⁻²। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो माइनस लगता है, राइट टू लेफ्ट आते हैं तो प्लस लगता है। तो 4.0 इंटू 10⁻²था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वो का कॉन्सेंट्रेशन 4.0 इंटू 10⁻² का हम लिख लेंगे होल क्यूब था, क्यूब लिख लो। अब O3 का हमें निकालना ही था तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं O3 स्क्वायर और यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁻59 और ये आप पूरा मल्टीप्लाई कर लो 4.0 इंटू 10⁻² का क्यूब। आप मल्टीप्लाई करके लिखो तो देखो ये क्या कितना आ रहा है, हमारे पास ये आ जाएगा लगभग 19.2। आप मल्टीप्लाई कर लो 10⁻64। अब यहाँ पे ये स्क्वायर भी था तो स्क्वायर देखो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर लगभग बन रहा है, ऑलमोस्ट बन रहा है, और ये 64 है मतलब 32 का वो बन रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है। तो मतलब इसका आधा कर दो, स्क्वायर रूट सही तो होता है भाई। अगर मान लो 2 इंटू 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। तो यही लगभग 4 इंटू 4 के बराबर है ना लगभग, और ये ऐसे ही बराबर है 32 के पावर अरे मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 4 इंटू 4 लगभग, मैं पूरा नहीं लिखो, ये मतलब 4 का स्क्वायर लिख ही लो ना, 4 का स्क्वायर लिख लो, इरेज करके लिखता हूँ 4 का स्क्वायर लिख लो इसके, और यहाँ पे ये क्या लिख सकते हो -32 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वो 3 की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा 4.38, क्योंकि एक ही ऑप्शन में था और ये -32 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये थोड़ा आपको अप्रॉक्स लेना आना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इसमें क्या बोला था, इक्विलिब्रियम गिवन था, K1 K2 का रिलेशन आपसे पूछा था। तो इसके लिए मैं आपको 3 रूल बताऊंगा, ठीक है। और वो रूल क्या है मैं यहाँ आपको लिखता हूँ, देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो आपके पास क्या है, एक रिएक्शन है A से P बन रहा है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या है, K है, नाम दे देते हैं इसका K1 दे देते हैं, और मान लेते हैं आपके पास इसको हम रिवर्स कर देते हैं, P से A बन गया। तो आपके जो इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स करने पे ये बना है सेकंड इक्वेशन, तो आप यहाँ पे रिवर्स करने पे हमारे पास जो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको रिवर्स कर देते हैं, बस ये। अब मान लो आपके पास से ये केस नंबर 1 हो गया, ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 अगर होता है, मान लो आपके पास एक इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन हो रही है, इसमें हमने क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड कर दो भाई। तो और यहाँ पे मान लेते हैं K था, तो ये नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, K⁻x हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई करते हो उसको पावर में लगा देते हो, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। और देखो, ठीक है, अब इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। आपको गिवन क्या था और उससे हमें निकालना क्या है, NH3 5O2 अपॉन NO और 3H2O का बनाना है, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले जो गिवन है आप उसको नोट करके लिखो। देखो गिवन क्या है, 2NH3 नहीं N2 गिवन था, है ना, जो गिवन था उसे लिखो कि N2 H2 और क्या बन रहा था, NH3 बन रहा था, लिखो NH3 बन रहा था और यहाँ पे 3 था। दूसरी इक्वेशन आपको क्या गिवन थे, N2O2 गिवन था। दूसरी इक्वेशन थी N2 + O2, जिससे हमारे पास क्या बन रहा था, NO बन रहा था, 2NO बन रहा था, 2NO। और इसके लिए K2 था, इसके लिए हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था। लास्ट इक्वेशन क्या था, H2 + ½ O2 और यहाँ पे 2NH3 था। लास्ट H2 + ½ O2, इसमें हमारे पास जो बन रहा था वो बन रहा था H2O बन रहा था, इसके लिए H2O बन रहा था और K3 आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन था। आपको निकालना क्या था, 2NH3, वो भी लिख लो, 2NH3 + 5/2 O2, ठीक है, O2 और ये K मान लेते हैं। और अब बना गया 2NO + 3H2। अच्छा, ये 3 बार PYQ में पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी याद रखें, इसके लिए आपको निकालना था। अब ऐसा क्या कर दो कि आपके पास इक्वेशन यही बन के चली आए जो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन पूछा है। तो देखो, आपको इस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड NH3 चाहिए और O2 चाहिए। तो रिएक्टेंट साइड जो इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकेंड मान लो,
ये इक्वेशन थर्ड मान लो। इनमें कहीं पे रिएक्टेंट साइड NH3 है नहीं है, तो पहले वाले में फर्स्ट साइड है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो K1 गिरा है गिवन है, इसको हम रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड हमारे पास NH3 आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड था, और हमारे पास ये 3H2 हो जाएगा। फ़र्क क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/K1 हो जाएगा। बस यही फ़र्क हो जाएगा और कुछ नहीं। और हमें देखो क्या चाहिए था, प्रोडक्ट साइड हमें 2NO चाहिए। तो 2NO कहीं पे दिख रहा है आपको, इक्वेशन नंबर सेकेंड में देखो प्रोडक्ट साइड 2NO गिवन है, सही है 2NO गिवन है। तो आप इसको तो ऐसे ही रहने दो, N2 + O2, और ये क्या आपके पास था 2NO, आप इसको ऐसे लिख लो, K2 हो गया। और आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए रिएक्टेंट साइड 3H2O चाहिए। तो 3H2O कहीं पे दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पे आपके पास H2O तो है लेकिन हमें 3 नहीं है, तो 3 से एक काम करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा 3H2 + 3/2 O2, और ये आपके पास बन जाएगा 3H2O बन जाएगा। लेकिन आपने मल्टीप्लाई किया तो K3 बराबर क्या हो जाएगा, पावर क्यूमुलेटिव हो जाता है। अभी तो 3 रूल आपको बताया था, ये वाला बताया था, है ना। अब हो गया ये इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन को आप ऐड करके लिख लो। ऐड करके लिख लोगे तो आपके पास वही रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगा। क्या बनेगा 2NH3 + 5O2, और ऐड करके अगर डाउट हो रहा है चलो लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं तब आपको समझ। 2NH3 है + N2 + O2 है, रिएक्टेंट वाले को ऐड करो और प्रोडक्ट को ऐड, और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा N2 + 3H2 + 2NO + 3H2O। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो तो NH3 N2 से N2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 3H2 से 3H2 हमारे पास इधर कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या 2NH3 बचा, और यहाँ पे इसको ऐड कर लोगे तो हमारे पास 5/2 O2 हो जाएगा, और आपके पास जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2NO हो जाएगा + 3H2 हो जाएगा। लेकिन अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, नया वाला अगर ऐड करते हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप तीनों इक्वेशन को ऐड किए हो तो इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हो जाएगा वो क्या मल्टीप्लाई 1/K1 K2 इंटू और क्या हो जाएगा K3 का क्यूब हो जाएगा, यही ये मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे तीसरा रूल भी लिख देता हूँ, हमें लिखना था यही, थर्ड वाला ही कहता है, अगर मान लो आपके पास A से P हो रहा है और एक इक्वेशन P से R हो रहा है, और अगर आपको निकालना है A + P और क्या निकालना है R + A + P और R + P निकालना है, तो आपके पास यहाँ पे एक K1 था एक K2 था, तो अगर मान लो एक नया K निकालोगे तो K1 × K2 हो जाता है ना, ये इक्वेशन हो जाता है। तो यही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, तो मैं आपको समझाने के लिए इतना लिखा, नहीं तो इतना लंबा होता नहीं। तो K2 और K1 3, हाँ सही है, K1 नीचे K2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है, इसमें क्या है कि 20 लीटर कंटेनर, तो वैसे तो ये 20 लीटर कंटेनर ये साफ क्वेश्चन हमें लग रहा है गैसेस स्टेट का, पर कोई बात नहीं, इसमें गिवन है तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है, 20 लीटर कंटेनर एट 400 Kelvin contain a CO2 gas at pressure 0.4 atm and excess of SRO neglect the volume of solid SR, हाँ वॉल्यूम तो उसका ठीक है। The volume of the container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container. The maximum volume of the container when pressure CO2 attains its maximum value। चलो जो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं, ठीक है, जो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। आपके पास Kp गिवन है, कितना गिवन है 1.6 atm गिवन है, यहाँ पे गिवन है। और आपके पास क्या गिवन है, आपके पास जो PCO2 है, Kp वही मैक्सिमम प्रेशर हमारे पास जो है, PCO2 क्या है मैक्सिमम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ ये 0.4 atm इनिशियल प्रेशर आपको गिवन है, तो लिख लो P1 बराबर 0.4 atm, और V1 भी आपके पास 20 लीटर इनिशियल गिवन है, V1 करके लिखो। T1 आपके पास है 400 Kelvin इनिशियली गिवन है, और आपके पास P2 1.6 atm लास्ट वाला मान लो, और V2 आपसे पूछा था। तो बस सवाल हो गया। PV हमें पता है, आइडियल गैस PV बराबर क्या होता है nRT होता है। आपको यहाँ पे क्या बोला है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या लगा लोगे, देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, तो आप फार्मूला निकल के आ जाएगा, तो P1 V1 बराबर P2 V2, वैल्यू पुट कर लो, आ गया 0.4
और V1 20, V2 आपके पास 1.6 था, V2 आपसे पूछा था, V2 जो निकल के आ जाएगा 5 लीटर आ जाएगा सिंपल। तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, ये गैस स्टेट का क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं, गिवन था तो सॉल्व कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, इफ़ द वैल्यू ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इतना, देन इक्विलिब्रियम सिस्टम विल कंटेन। ठीक है, कोई भी इक्वेशन मान लो, आपसे बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, मान लेते हमारे पास रिएक्शन हो रहा है ए से P1 हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो अगर केसी इसके लिए लिखो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। केसी की वैल्यू आपको गिवन था 1.6 इंटू 10⁻12 गिवन था, और ये P अपॉन ए हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे अगर सीधे सीधे देख रहे हो तो हमारे पास P की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, प्रोडक्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻12 इंटू मल्टीप्लाइड बाई ये, मतलब प्रोडक्ट आपके पास इससे ज़्यादा आ रहा है। तो सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो ओवरऑल बचेगा आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, मोस्टली प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तो हो जाएगा भाई, यही तो ज़्यादा बच रहा है। देखो अगर आपके पास इतना पहले था, इस कुछ और मल्टीप्लाई हो जा रहा है, कुछ तो होगा, कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा ही है ना, तो ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्या था, इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन के इक्विलिब्रियम, आपके पास के गिवन था इसके लिए। चलो इसको सॉल्व ही करते हैं। वही 3 फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। एंड टू गैस गिवन हमेशा याद रखना, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, यहाँ पे 2NO, और ये गैस था, इसके लिए के गिवन था, तो हाफ N2 प्लस हाफ O2 कितना हो जाएगा, NO गैस हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास गैस, ये गैस। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन कैसे बन रहा है, पहले वाले में हमने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपको बस के पावर क्या लिख लेना था, हाफ लिख लेना। देख लो ना भाई, यहाँ पे पहले वाले में हाफ से मल्टीप्लाई करो तो ये पावर चला जाता है, यही तो। अरे भाई ए से अगर मान लो कोई चीज़ पी है, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ए से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाता है, यहाँ पे के था तो ये के टू द पावर ए हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास गिवन था, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन आपके पास गिवन था, हैज़ अ वैल्यू ऑफ 278 एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट द टेम्परेचर। ठीक है, ये भी सेम उसी वैरायटी का क्वेश्चन है। आपको 2SO2 और क्या था O2 ये गिवन था, और आपको इसके लिए हमारे पास के गिवन था 278। आपको के किसके लिए पूछा, SO3 और SO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, ये आपको बोला था। तो कैसे इसे निकालोगे, हमारे पास सिंपली देखो, इसको रिवर्स किया गया है पहले वाली इक्वेशन को, हाँ भाई रिवर्स किया गया, तो आप यहाँ पे जो कि इसको रिवर्स करके लिख लो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या किया गया है, आपके पास इसमें 2 गायब है, मतलब डिवाइड किया गया है हाफ से, मल्टीप्लाइड किया गया है हाफ से, तभी तो गायब है। तो मल्टीप्लाइड कर दो हाफ से, तो हमारे पास यहाँ पे साफ साफ क्या बना हुआ नज़र आएगा, ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख, तो इसका रूट निकाल लो, आपके पास कितना आ जाएगा 1/278, और ये भाई थोड़ा सा आप रूट निकाल लो, ये आपका काम है, इतना आ जाएगा, आप चेक कर लो। ठीक है, ये वैसे कॉम्प्लिकेटेड अब आएगा नहीं, पहले के क्वेश्चन है, ये लेंदी से अंडर रूट पूछ ले रहा है आपसे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वो है कि गिवन द रिएक्शन बिटवीन 2 गैसेस, हाँ आपको गिवन है रिएक्शन भाई एट इक्विलिब्रियम कंसंट, सब कुछ गिवन है, केसी निकालना है। किसी चीज़ का केसी कैसे निकालते हो, केसी बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट आपके पास AB का स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर है, ये क्यों लिख रहा हूँ, बोल AB रहा हूँ, लिख AB, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A2 और कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा। सब कुछ आपको पता है। AB आपके पास 2.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, और A2 आपके पास 3.0 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा B2 4.2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। सॉल्व कर लो भाई, आपके पास माइनस, ये तो आपके पास दोनों कट जाएगा वैल्यू, 10⁻³ है ना, आपके पास वही रह जाएगा 2.8 इंटू 2.8 2 बार, और ये 3.0 इंटू 4.2। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास ओवरऑल वैल्यू जो निकल के आएगा 0.62 निकल के आएगा। आंसर कहीं पे गिवन है, ये हो जाएगा सी वाला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फॉर द रिएक्शन एंड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द
अब सेम रिएक्शन एफ आपके पास इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है, क्या हो जाएगा देखो, तो लिख लो इसको भी, N2 प्लस O2, मैं गैस नहीं लिख रहा, वहाँ ऊपर लिखा हुआ है 2NO आपके पास गिवन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, इसके लिए आपके पास K1 गिवन था। दूसरा इक्वेशन है 2NO प्लस O2 और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2NO हो जाएगा। और आपको पूछा क्या था NO2, ठीक है, हाफ N2 प्लस O2 के लिए आपसे पूछा था। तो देखो हम एक काम करते हैं, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन आपके पास सेकंड है, इसके लिए आपके पास K2 गिवन था, लिख लो यहाँ पे K2, इसके लिए K मान लेते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास K1 इंटू K2 हो जाएगा। ये करने पे यही तो हो जाता है भाई इसे इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, तो हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन जो आया इसे हम मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास है, कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन इसे हम मान लेते हैं थर्ड है। अब जो थर्ड इक्वेशन आपके पास आएगा, क्या मैंने बोला, जो थर्ड इक्वेशन आपके पास आएगा, और वो थर्ड इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। अगर ऐड किया तो N2 प्लस 2NO, रिएक्टेंट साइड को ऐड कर लो, और N2 प्लस O2 भी, तो हाँ N2 प्लस O2 2NO और एक O2 और था, और आपके पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा 2NO प्लस 2NO, इसे ऐड करके हमारे पास थर्ड आ जाएगा N2 है O2 है, मतलब 2NO से ये तो कैंसिल हो गया एक भाई, आपके पास N2 बचा और 2O2 बचा, और साथ में आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास बचा 2NO बचा। तो आपको यही तो चाहिए था। और ये जो थर्ड इक्वेशन आया है ये वाला नया वाला, इसमें आप क्या करो, इसे रिवर्स करो, पहले इसे क्या कर दोगे रिवर्स कर दोगे, और जो भी रिवर्स करने पे आपके पास आए उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, एक से, मतलब या क्या हमको चाहिए, क्या यहाँ पे ये हाफ चाहिए, मतलब सही है, हम मल्टीप्लाइड बाई हाफ से कर दो, क्योंकि हाफ से कर दोगे तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। रिवर्स करके वो आपने क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है हाफ से, तो आपके पास जो नया आ जाएगा क्या हो जाएगा, आपने इसको रिवर्स किया है, इसको रिवर्स किया है 1/K1 इंटू 1/K2 और मल्टीप्लाइड बाई हाफ से किया है, तो 1/2 ऊपर पावर लगा लो। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यही था भाई, सिंपल क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग KP एंड KC आर नॉट इक्वल, फिर से नॉट इक्वल, डेल्टा NG की वैल्यू निकाल लो। ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा NG की वैल्यू कितना आएगा, प्रोडक्ट में 2 मोल है, इसमें क्या है 2, 0 आ जाएगा, तो KP और KC तो इक्वल आ गया है। ऑप्शन नंबर बी में चेक कर लो, डेल्टा NG बराबर 2 प्रोडक्ट में, और यहाँ पर भी 2, ये फिर 0, मतलब KP बराबर KC। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लो, डेल्टा NG बराबर क्या हो जाएगा 2 -2, ये 0, इसमें भी KP बराबर KC इक्वल आ गया। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लो, डेल्टा NG बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड आपके पास 1 है, केवल गैस का ही लेना है, तो ये आपके पास 1, तो ये KP ग्रेटर दैन KC आ गया, क्योंकि डेल्टा NG अगर ग्रेटर दैन 0 होता है तो KP हमारे पास ग्रेटर दैन KC आता है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये 11th नंबर, ठीक है। इसमें क्या बोला था, ध्यान से देखिए इसको, इसमें बोला था कि एक रिएक्शन आपके पास गिवन है, इज बिगिन विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ हैड एन इनिशियल वैल्यू आपके पास 1 गिवन था। व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड द कंसंट्रेशन ऑफ D is measured and found to be 0.25 मोलर, द वैल्यू फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेते हैं, सरल है ये भी, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लिख लो आप। क्या बोला है आपसे कि एक रिएक्शन है 2A, उसे लिखो प्लस B, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3C प्लस D, तो ये हमारे पास मोलर रेशियो आपको इनिशियली कितना गिवन था, इट बिगिन विथ A एंड B बोथ एन इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास कितना था, A और B का हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इनिशियली कंसंट्रेशन आपको गिवन था, कंसंट्रेशन गिवन था, ध्यान देना, कंसंट्रेशन बराबर होता है N/V ना। तो आपके पास 1 था इसका और 1 था इसका, ये 0 हो रहा होगा। एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं एट इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास कितना बचेगा, कुछ खर्च हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ये 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और ये 1 माइनस अल्फ़ा जैसे कि ये स्टोइकियोमेट्री भी मल्टीप्लाई होता है, वो हो के लिखता है 1 माइनस अल्फ़ा,
और आपके पास यहाँ पे क्या बना 3 अल्फ़ा बनेगा और यहाँ पे अल्फ़ा बनेगा। अब ये बोला इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन आपको कितना है, देखो डी का गिवन है 0.25, ये गिवन है, तो अल्फ़ा बराबर पता चल गया। तो अब आप मल्टीपल बराबर पता चल गया तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके निकाल लो। तो अल्फ़ा बराबर 2 × 0.25, 1 - 0.25, अब ये क्या हो जाएगा 3 × 0.25। अब के सी की वैल्यू आप लिख लो। के सी की वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई ए का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बी, यही तो है। तो हमें इसको माइनस करके लिखते हैं, 0.5 हो जाएगा, ये 0.75 हो जाएगा और ये हमारे पास 0.75 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 0 और ये आपके 0.5 और ये 3C 0.5 और ये तो आपके पास 0.25 तो ये गिवन है। वैल्यू पुट कर दो बस, के सी बराबर ऑप्शन नंबर आपके पास आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अब तो लिख लेना। डी का हमारे पास कितना 0.25 है, डी तो डी ही है, और क्या हो जाएगा आपके पास, और सी है, सी आपके पास 0.75 और ये पावर में हो जाता है ना, तो और ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन में, ए आपके पास कितना है 0.5 का स्क्वायर और बी कितना है 0.75। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है 0.75, ठीक, और यहाँ पे 0.5 आपको ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 0.50 लिखो, 5 लिखो, बात एक ही है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि ये आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल लग रहा है हमें कि द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड एंड HCl इतना है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास क्या हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल ऐसे वाले क्वेश्चन में जब आपको बोले डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड HCl, मान लेते हैं हम K1 आपके पास कितना गिवन है 1.5 × 10⁻⁵, और K2 आपके पास गिवन है 4.5 × 10⁻⁻10 गिवन है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इतना, इसके लिए आपसे बोला है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास एसिटिक एसिड CH3COOH के लिए था, ये आपके पास HCN के लिए था। तो आपसे पूछा क्या था CN और प्लस CH3COOH, और आपके पास क्या था HCN और CH3COO माइनस के लिए पूछा था। तो अगर आप अगर आप इसको निकालोगे तो हम सीधे कर सकते हैं के बराबर आप लिख सकते हो K1/K2 आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आएगा, डिवाइड करके लिखोगे। ठीक है, तो सिंपली है, अगर ऐसे दो एक आपके कांस्टेंट गिवन है तो 1.5, वैसे कॉमन आयन इफेक्ट भी हम इसमें समझा सकते थे पर हम शॉर्टकट में गए हैं थोड़ा सा। 4.5 × 10⁻⁹, तो ये आपके पास कितना है 0.3 × 10⁻⁵। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा तीसरा इक्वेशन K1 K2 का गिवन हो, आप डायरेक्ट ऐसे पुट करके लगा लेना है ना। हालांकि आप मैक्सिमम ऑफ टाइम सही होगा, लेकिन आप प्रॉपर तरीका कुछ और होता है, वो आंसर तो आपका चलाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास 3 × ये 5 है तो 3 × क्या लिख सकते हो आप 0.3 × 5 है -1 हो जाए 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैंने कैसे लिखा आपको समझ नहीं आया, मैंने देखो क्या लिखा 4 हो जाएगा ना, तो -4 क्यों लिख रहा है, ये 4 हो जाएगा। ये अरे भाई 3 × 10⁻⁻1 लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा 5 है, -1 काम घटा दोगे तो 4 बचेगा, यही तो बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। देख रहे हो KP और KC से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आपको HI कितना गिवन है, हाफ H2 प्लस हाफ I2 के लिए, ये आपके पास गिवन है 8.0। पूछा किसके लिए H2 प्लस I2, और आपके पास क्या हो जाएगा 2HI। तो देखो ये क्या किया गया, इसको रिवर्स किया गया है, पहले वाले को रिवर्स किया गया है, तो रिवर्स कर देते 1/K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स, और उसके बाद इसमें क्या किया गया हाफ से मल्टीप्लाई किया गया है, यही तो किया गया है हाफ से। तो हम क्या कर लेंगे हाफ से, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है एक्चुअल में, क्योंकि हमें 2H ये पहला वाला अगर चाहिए, अगर ये दूसरा वाला चाहिए तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। 2 से 2HI हो जाएगा, ऐसे लिख लो बना के 2 × हाफ और H2 प्लस 2 × हाफ I2, तो ये कट 2 से मल्टीप्लाई तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/64। आंसर कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। इसमें बोला है इन द 2 गैसेस रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस K1 K2 गिवन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 आर रिलेटेड। फिर से वही क्वेश्चन, मतलब एक ही वैरायटी का क्वेश्चन है। मैं इस बार लिख नहीं रहा है ना, आपको यहीं पे देख लो थोड़ा सा,
क्योंकि वही है। तो इसमें पहले में आपको K1 गिवन है, दूसरे में देखो इसको रिवर्स करके लिखा गया है। तो आप क्या करो, K2 अगर आप लिखोगे तो पहले को रिवर्स किया गया है, रिवर्स कर लो। और मल्टीप्लाई किससे किया गया है, हाफ। इसमें क्या है, पहले वाले को आपने रिवर्स किया, रिवर्स किया। और हमारे पास क्या चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब क्या किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दोगे तो K2 बराबर आप इसको लिख सकते हो ना, 1/K1 का स्क्वायर लिख सकते हो, यही तो हो जाएगा। तो ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, K2 बराबर, ऑप्शन नंबर सी हो गया, सही हो गया। ठीक है, K2 बराबर K1 का स्क्वायर, तो K1 का स्क्वायर सही है भाई, ये हो जाएगा अपने, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, क्या बोला था इसमें बोला था आपसे कि फॉर द इक्विलिब्रियम GCO थ्राइस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ करेक्ट, कौन सा एक्सप्रेशन है जो करेक्ट है। तो देखो, हम सॉलिड का प्रेशर तो मेज़र नहीं करेंगे भाई, गैस में ही तो प्रेशर होगा, कंप्रेशन या एक्सपेंशन गैस में ही होता है। तो आपके पास ये गिवन है, देखो MgO गिवन है और CO2 गिवन है। तो जब Kp आप लिखोगे तो केवल गैस का लिखोगे, तो पार्शियल प्रेशर आप गैस क्या हो जाएगा, CO2 गैस का लिख लोगे, पार्शियल प्रेशर आप इसका CO2 का, और रिएक्टेंट में तो कुछ है नहीं, तो पार्शियल प्रेशर आप केवल CO2 आप गैस का लिखोगे, सॉलिड की केस में कुछ नहीं लिखना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ K1 K2 आर द रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द, फिर से वही कहानी करना है आपको, अभी तक जो करते आए हो। चलो इसको देख लेते हैं, सॉल्व यहाँ करते हैं। ठीक है, देखो आपके पास गिवन, आपके पास जो गिवन है, हम पहले इक्वेशन के लिए K लिख लेते हैं। ठीक है, पहले इक्वेशन के लिए अगर K1 लिखोगे मान लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, HF का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर XeO(F4), ठीक है, और आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कितना, रिएक्टेंट में कितना है, XeF6, और क्या हो जाएगा H2O आपके पास। ये इक्वेशन 1 मान लो। इक्वेशन सेकंड के लिए लिख लो, आपके पास क्या हो जाएगा, XeOF4 और क्या हो जाएगा XeO3F2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या है XeO4 और क्या हो जाएगा XeF6 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड है। आपको बनाना क्या है भाई, आपको चाहिए था इक्वेशन ये चाहिए, रिएक्टेंट साइड XeO4 और प्रोडक्ट साइड XeO3 चाहिए, है ना। तो आप एक काम कर लेते हैं, हमारे पास इसमें क्या करो, K2/K1 कर दो, क्योंकि हमारे पास K2 में देखो क्या है, XeO4 रिएक्टेंट साइड वो ये चाहिए, और हमारे पास XeO3F2, आप एक बार डिवाइड करो तो आपको ये मिल जाएगा। देखो यहाँ पे XeO4 है और हमारे पास XeF6 चाहिए, तो एक बार डिवाइड करो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, जो K निकल के आएगा। देखो अगर यही आ गया तो सही है, तो हम चेक कर लेते हैं। पहला वाला अगर डिवाइड करके लिखते हैं, तो हम डिवाइड यहाँ पे देखो XeOF4 और क्या हो जाएगा XeO3F2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा XeO4 और XeF6 हो जाएगा। इसको उल्टा कर दोगे अगर डिवाइड करते हो ना, डिवीजन का रूल तो पता है, और नहीं पता होगा तो आप पूछ लेना, मैं कमेंट में बता दूंगा ना। थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा, क्योंकि अब चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, अगर उसके बाद भी डाउट हो तो पूछना, मैं बता दूंगा। XeF6 से कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या दिख रहा है, हाँ XeOF4 से इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए था आपको मिल जाएगा। आपके पास देखो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऊपर आपके पास क्या बच गया, XeO3F2 और साथ में H2O बच रहा है, और आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है XeO4 और क्या बन रहा है HF बन रहा है। ठीक है, ये आपके पास बना इक्वेशन, ये बना, ये इसे इक्वेशन थर्ड मान लो। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गया, तो बस हाथ हो गया भाई, यही तो हमारे पास तो चाहिए था। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट होता है और ये हमारे पास रिएक्टेंट होता है। क्या यही गिवन है, देखो प्रोडक्ट हमारे पास ये है भाई इसमें, और रिएक्टेंट हमारे पास ये है, सही तो है, आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, K2/K1 करने पे। तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचना होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 17 देखो, इसमें क्या, इफ़ अल्फा इज़ द फ्रैक्शन ऑफ HI डिसोसिएटेड इतना, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 moles ऑफ HI, देन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं।
देखो क्या गिवन आपके पास, डिसोसिएट हो रहा है यहाँ पे, है ना। ये आपके पास अल्फ़ा, ये आपके पास क्या है, H2 बन रहा है और क्या बन रहा है, I2 बन रहा है। गैस गैस है, वी अंडरस्टूड है, गैस ही लेते हैं। इनिशियल मोल आपके पास ये कितना है, 2 है, ये आपके पास 0 है, ये 0 है। एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं अल्फ़ा डिसोसिएट होगा, अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ और जो स्टोइकियोमेट्री होता है उसको मल्टीप्लाई करके लिखा होगा, 2 आपके पास। और यहाँ पे देखो ये अल्फ़ा डिसोसिएट हो, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसका भी आपके पास अल्फ़ा इंटू 1 है। तो टोटल मोल निकाल लो, ऐड कर लो, 2 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये आपके पास आ जाएगा 2 और 2 अल्फ़ा से ये पूरा कैंसिल, आपके पास टोटल आ गया 2 आ गया आंसर। कोई दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड फॉर हाइड्रोलिसिस इतना गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, अगर के आपको लिखना है के इक्विलिब्रियम तो के फॉरवर्ड माइनस के बैकवर्ड होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो के फॉरवर्ड आपको गिवन है 1.1 इंटू 10⁻⁻2 और के बैकवर्ड 1.5 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आपके पास सॉल्व कर लो, 7.33 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट। ठीक है, देखो कितने इजी क्वेश्चन है आपके पास। इसमें बोला है K1 K2 आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो आपको बोला है इसके है तो रिलेशन, ये क्वेश्चन हो गया शायद, वही है भाई। यहाँ पे आपके पास क्या है, हम मान लेते हैं यहाँ पे K1 है, यहाँ पे आपके पास K2 है, तो K2 में क्या रिलेशन हो जाएगा। देखो अगर K2 का आप रिलेशन लिखना चाहोगे तो K1 का उल्टा किया गया, उल्टा कर दो K1 का, ठीक है। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब 2 से आप क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। तो K2 बराबर अगर लिखोगे तो K1 1/K1 का स्क्वायर, या K1 का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, K2 लिख सकते हो। तो ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे ना पुराने जैसा क्वेश्चन नहीं था, हमने वहाँ पे तो स्क्वायर हाफ से मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये तो सही किए हो, ये हम हाफ से मल्टीप्लाई किया गया, स्क्वायर से, केवल 2 से नहीं, मैंने केवल 2 से नहीं किया गया, ये हाफ से किया गया मल्टीप्लाई। क्योंकि देखो ना ये आपके पास यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए इसका स्टोइकियोमेट्री, तो हाफ 2 इंटू हाफ करोगे तभी तो आपके पास 1 आएगा, तो मतलब हाफ से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हाफ हो जाएगा। तो K2 बराबर अगर आप लिखना चाहोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/K1 का हाफ लिख लो। और चाहे इसी को ऐसे लिख सकते हो कि K1 आप लिखना चाहोगे, मान लो हमने इसको इधर लिख लिया K1 का हाफ, ये क्या हो जाएगा K2। तो अगर हम क्या करते हैं, दोनों साइड इस हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, K हाफ इंटू हाफ, तो हो जाता है ना K2, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 से तो कट गया, तो K1 बराबर क्या हो जाता है मैथमेटिक के टर्म्स में K2 का स्क्वायर। तो ये भी आपके पास होता है, ये चीज़ आप याद रख लेना। और जब आपके पास मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो नीचे चला जाएगा ना, ये सही है। देखो हम जल्दीबाजी में थोड़ा सा लिख गलत दिए हैं, देखो सही है, इसमें कुछ नहीं। हमने बोला अगर मान लो ये हमारे पास K1 इधर आ गया तो K2 तो हमारे पास इधर चलाएगा ना, K2 तो इधर चलाएगा। अब हमने क्या किया, हाफ से वही मल्टीप्लाई किया है, K हाफ इंटू 2 और ये आपके पास K2 और यहाँ पे पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कट गया। तो आपके पास K1 जो लिखे यहाँ पे, K1 बराबर आपके पास 1/K2 और ये क्या हो जाएगा पूरे के स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स था इसमें, वो कुछ नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये क्या बोला है, फॉर द रिएक्शन टू, ये इतना गिवन है, गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। रिएक्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक देखो, एक आपको तरीका सिखा देते हैं। KC जब निकालते हो तो एट इक्विलिब्रियम होता है ना, और एक QC होता है, रिएक्शन क्वोशिएंट होता है, रिएक्शन क्वोशिएंट होता है ना। ये निकालते हो तो ये नॉट एट इक्विलिब्रियम निकलता, वैसे ही है, फॉर्मूला सेम, नॉट एट इक्विलिब्रियम, बस इतना डिफरेंस है। तो अगर मान लो आपके पास QC कभी ग्रेटर देन KC आता है तो हमारे पास रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर QC लेस देन KC आता है तो हमारे ये रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। और QC बराबर आ गया KC के तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होगी ना। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आप इसको देख लो भाई, आपको KC गिवन था, QC निकाल लो। QC कैसे निकालोगे, मैंने बताया सिमिलर तरीके से निकालते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, B का कंसंट्रेशन आपको C का 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई रिएक्टेंट आपके पास कितना गिवन है, A का, अच्छा सब वही इससे, तो ये तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करो, ये 1 आ गया आपके पास, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो आपको क्या दिख रहा है,
कि हमारे पास के कितना गिवन है, के आपके पास है 4 × 10⁻³ और क्यू आपके पास 1 है, तो क्यू बड़ा लग रहा है के से क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमारे पास रिएक्शन किधर जाएगी, रिएक्शन हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी। किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इतना इतना इतना, डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन। डेल्टा जी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। अगर इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी निकालना है तो डेल्टा जी बराबर होता है -2.303 RT। एन नहीं लगाना है, यहाँ पे एन नहीं होता, मोल नहीं होता, लॉग के इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, -2.303। आर की वैल्यू कितना रख लो, कैलोरी में रख, अगर कैलोरी में लेना है तो 2 कैलोरी लेते हैं, जूल में लेना 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है ना, और लीटर एटीएम में लेना 0.0821 लीटर एटीएम में, लीटर एटीएम में आता है आंसर ना। मैंने पूरा यूनिट नहीं लिखा, बस ये बता दिया आपको। तो यहाँ पे आपको कैलोरी में लिख लो और टेम्परेचर आपको पता है 300 केल्विन। लॉग के इक्विलिब्रियम आपको 10 गिवन है। ठीक है, के इक्विलिब्रियम तो निकाल लोगे ना भाई। अरे के इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सी कितना है आपके पास 6 × 10 और रिएक्टेंट साइड कितना है 2 × 3, तो 3 2 जा 6 और 2 से 2, तो आपके पास के इक्विलिब्रियम कितना आ गया, 10 ही तो आएगा ना इसका के इक्विलिब्रियम। तो 10 आ गया, तो डेल्टा जी बराबर नॉट बराबर आ गया -381.08 कैलोरी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कोई मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। तो भाई मैक्सिमम फॉर्मेशन इन द रिएक्शन कहाँ पे बनेगा ये देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले गिवन जो A2 गिवन है, P2 गिवन है और क्या है X2 गिवन है। ठीक है, ये आपके पास गिवन है, और डेल्टा H की वैल्यू आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो अगर कभी डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। अगर अलग से लिखा है तो एक्सोथर्मिक को रिएक्शन को आप ऐसे भी लिखते हो, डेल्टा A2 + P2 और क्या हो जाएगा X2, और यहाँ पे आप प्लस रिएक्शन में इंक्लूड करके लिखोगे तो प्लस लिखोगे डेल्टा H। ये क्या बताता है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक हमें बनाना क्या है, प्रोडक्ट बनाना है, हमें X2 इंक्रीज करना है। ठीक है, तो भाई आपके पास टेम्परेचर इधर तो ऑलरेडी है, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो हमारे पास हमेशा किधर से किधर फ्लो होता है, हायर टू लोअर। इधर तो हायर दिख रहा है पॉजिटिव, तो हमारे पास इधर चला जाएगा, रिएक्टेंट साइड चला जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर घटाओगे तो हमारे पास रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड ही हमें रिक्वायर्ड है, तो हमें लो टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए, लो टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर लो चाहिए। और प्रेशर कैसा चाहिए, तो प्रेशर अगर मान लो आप नॉर्मल कंडीशन पे क्या करते हो, प्रेशर अगर हमारे पास बढ़ाते हो तो हमारे पास रिएक्शन जो होती है वो किधर जाएगी, वो हमारे पास लेस नंबर ऑफ मोल्स, लेस नंबर ऑफ मोल जिधर होंगे उधर की तरफ टेंड करेगा। तो इधर 1 मोल है, इधर 2 मोल है, तो हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारे पास लेस मोल किधर है, प्रोडक्ट, यही रिक्वायर्ड भी है। तो इसलिए हमारे पास प्रेशर बढ़ाओगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट साइड जाएगा क्योंकि लेस नंबर ऑफ मोल है और वही हमें चाहिए। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। बाकी 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं डिटेल में ये बताया हूँ थोड़ा सा, ली चैटलियर प्रिंसिपल है ना। बाकी 1 शॉट भी आएगा, उसमें भी देख लेना, इसमें थोड़ा सा ऐसे बता दिया बस, उसमें पूरा रिवाइज करा दिया है ना, वो जरूर देखना। 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज बेहतरीन ही है दोस्तों, वो अगर आप देखते हो ना, यकीन मानो मतलब आप मज़ा आ जाएगा आपको। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोला इसमें कि फॉर द रिएक्शन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट, सेम कहानी है ना, अभी तो ये करा ही दिया आप, तो मतलब क्या ही है ये रिएक्शन कैसा है। अगर हीट देखो इंक्लूड करके लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक में आपको क्या बोला, इक्विलिब्रियम शिफ्ट आपको फॉरवर्ड ले जाना है, मतलब NH3 का फॉर्मेशन कराना है, NH3 का फॉर्मेशन आपको ये कराना है, लिख लो, रिक्वायर्ड है। तो क्या होना चाहिए, वही कहानी है, टेम्परेचर अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर आप क्या कर दो, लो कर दो, और प्रेशर आप बढ़ा दोगे तो इधर 2 मोल है, इधर 4 मोल है, तो हमारे पास प्रेशर बढ़ा दोगे तो लेस नंबर मोल, इधर प्रोडक्ट ही साइड है, तो वही है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4 का आपको कहीं पे गिवन है, बाई डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2 द इक्विलिब्रियम, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो आपको इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीज, हाँ ऑप्शन नंबर क्या गिवन है, डी गिवन है ना, इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अच्छा, कंसंट्रेशन का इफेक्ट भी बता देता हूँ, गिवन है। तो मान लो अगर आपके पास N2 है, 3H2 है और क्या है 2NH3 है, यहाँ पे अगर N2 का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे, हम रिएक्टेंट लिखता हूँ सीधे सीधे,
तो रिएक्शन हमारी किधर तरफ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड ऐसे लिखता हूँ। और अगर मान लो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप घटाओगे, रिएक्शन आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th नंबर क्या है, फॉर गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kp एंड Kp2 आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, देखो एक चीज़ आपको सिखा देता हूँ। अगर कभी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वहाँ पे जो के होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड इन्वर्सली होता है टेम्परेचर के, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हमारे पास जो के होता है वो डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के। तो आपको क्या गिवन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन गिवन है, इसके लिए हमारे पास क्या गिवन है, के डैश पी गिवन है, और हाँ के ये गिवन है, और यहाँ पे आपके पास T1 है और T2 है। ये आपके पास टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा और टेम्परेचर आपके पास ज़्यादा होगा, जस्ट रिवर्स कर देना है। तो Kp के लिए हमारे पास T1 है, तो अगर आप रिवर्स करके लिखना चाहोगे, हम ये पूछा क्या है, एज्यूमिंग दैट हीट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट एट टेम्परेचर बिटवीन T1 एंड T2 इट इज़ रेडली। तो वही बात है आपके पास, जस्ट रिवर्स कर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिवर्स करके लिख देना है। तो रिवर्स करके अगर आप लिखोगे तो हमारे पास ये Kp आपको गिवन है और Kp डैश गिवन है ना। तो अगर हमें आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख देंगे, Kp, क्योंकि टेम्परेचर रिवर्स Kp ग्रेटर देन Kp डैश हो जाएगा, है ना, ये समझ। क्योंकि जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सोथर्मी में ना, तो Kp हमारे पास घटेगा, तो Kp हमारे पास ये कम वैल्यू है और Kp डैश हमारे पास ज़्यादा वैल्यू है, तो इसलिए हमने लिखा, ठीक है ना, कि T1 T2 इट इज़ रेडली। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो पूछना, मैं आपको पूरा इक्वेशन लिख के बता दूँ। ln K2 अपॉन K1 होता है माइनस डेल H अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये हायर वैल्यू होता है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसे रखना वैल्यू टेम्परेचर, तो इससे निकल के आता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा जल्दी में बता दिया, अगर नहीं समझ, ये याद रख लेना, नहीं समझ आया तो बताना, मैं कमेंट करके बता दूंगा ना, या 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में भी इसे एक्सप्लेन किया हूँ कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास 6th नंबर है, KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2 MnO4 एज फॉर द रिएक्शन। द रिएक्शन कैन गो कम्प्लीसन बाय रिमूविंग OH आयंस बाय एडिंग। क्या ऐड करोगे, तो देखो भाई ये रिएक्शन रेडॉक्स का ही गिवन है, अब क्या ही बोलूँ, इसमें क्यों ही दे देता है ऐसे कुछ। देखो अगर इसको मैं समझाना चाहूँ आपको तो ऐसे समझो, आपको बोला है हमें क्या, रिएक्शन कैन गो फॉर टू कम्प्लीसन बाय रिमूविंग OH माइनस को रिमूव करना है। तो देखो जो OH माइनस होता है वो कहाँ से आता है, सबसे पहले ये समझो। ये हमारे पास H2O से रिलीज होगा, कि H2O, ये H2O एक वीक एसिड है, ठीक है। तो वीक एसिड हमारे पास ये किसको पसंद करता है, CO2 को पसंद करता है वीक एसिड, क्योंकि H2CO3 ये भी आपके पास एक तरीके का वीक एसिड ही है, तो CO2 को पसंद करता है। तो हमारे पास कैसे ये कंप्लीट किया जा सकता है, तो अगर हमारे पास हम थोड़ा सा अगर मान लो सपोज करो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर देते हो, HCl ऐड करते हो, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी भाई, रिवर्स हो जाएगी, समझ रहे हो। तो KOH इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH कर देगा, तो हमारे पास फिर से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमारे पास CO2 जो होता है ना, कंबाइन विथ O2 हो जाएगा, और O2 के साथ कंबाइन करके क्या, CO2 के साथ OH माइनस के साथ कंबाइन करके कार्बोनेट दे देगा, जो कि इजली रिमूव किया जाएगा। सो हम ये बोल सकते हैं। और ये SO2 रिएक्ट्स विथ वाटर, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए देगा, मतलब ये SO2 वाटर से रिएक्ट करेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड देगा, तो इसे भी यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास CO2 ही है जो कंफर्टेबल ये रिमूव किया जा सकता है। बाकी इसको रेडॉक्स में बताएंगे अच्छे से, ठीक है ना। रेडॉक्स में क्या, ये थोड़ा सा कॉमन ही है, इस वैरायटी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा कॉमन सेंस सोचोगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इतना, इट इज़ लेस देन फॉर्मेशन ऑफ XeF4 विल बी फेवर्ड। फिर से वही, अब क्या रिएक्शन गिवन है, एक डेल्टा H फॉर द रिएक्शन इज़ लेस देन 0, मतलब डेल्टा H आपके पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत हाईलाइटेड है भाई, तीसरा बार है ये क्वेश्चन। डेल्टा H बोला है आपके पास नेगेटिव है, मतलब प्रोडक्ट साइड डेल्टा H लिखा जाएगा। तो वही लो टेम्परेचर आपको फेवर, लो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होना चाहिए आपके पास XeF4 को फॉर्म होने के लिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है कि if the concentration of OH minus ion in the reaction FeOH is decreased by 1/4 टाइम, then the equilibrium concentration क्या हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्या गिवन है कि ये इक्वेशन के लिए K की वैल्यू लिख लो। K की वैल्यू क्या हो जाएगा, Fe3 प्लस और क्या हो जाएगा OH आयन क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा FeOH थ्राइस, इतना हो जाएगा। ये बोला है कि हमारे पास कंसंट्रेशन कितना हो जा रहा है, ये आपके पास गिवन है
बोला है इफ़ द OH माइनस आयन कंसनट्रेशन डिक्रीज बाई 1/4 टाइम्स। तो नया हम के लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये Fe, इसको हम x टाइम मान लेते हैं Fe को। ये x टाइम इंक्रीज हुआ जब आप 1/4 करते हो OH का कंसनट्रेशन, 1/4 करते हो कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो ये आपके पास कितना, जैसे जैसे कहा है वैसे लिख लो OH3। ये हमें x अपने से मान लिया, डिवाइड कर दो भाई, ये इक्वेशन सेकंड है, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर दो, आपके पास निकल के आएगा 1/64। के से के तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, इंटू एक्स बराबर हुआ AX बराबर कितना आ जाएगा 64 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। ये वाला देख लो, फॉर द रिएक्शन इतना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट नहीं ट्रू है आपको ये देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं कहूँगा आप उस ऑप्शन को चेक किया करो जो आपको ऑप्शन आता है। तो देखो क्या बोला है इसमें, कौन सा ऑप्शन ईजिली आता है आपको। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है ना निकालना, ये तो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो तो ये तो आना चाहिए। तो केसी कैसे लिख दो, केसी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिखोगे यहाँ पे तो प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन CO2, गैस वाले का 1 ना, सॉलिड का कंसनट्रेशन 1 हो जाएगा, लिक्विड का वो तो होगा ही नहीं, सॉलिड का 1 होता है लिक्विड का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा O2 और क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर गिवन ही नहीं है। अब पूछा क्या था, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ट्रू तो ये है भाई और इसमें गिवन है ये, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया जो नॉट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां वाला क्वेश्चन है कि द रिएक्शन क्यू फॉर द, ये आपके पास गिवन है, द रिएक्शन विल प्रोसीड टूवर्ड्स राइट साइड। मतलब ये तो आपको पता है राइट साइड कब जाएगा, जब हमारे पास KC बड़ा होगा QC से, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। यही तो मैंने आपको सिखाया अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले का इससे पहले। तो KC हमारे पास QC बड़ा होगा ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन ले जाना है। तो द रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन, KC इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपके पास यहाँ पे अगर लिखोगे तो हमारे पास जो KC हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास छोटा हो जाएगा QC से, QC बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, है ना। तो QC से डिसाइड होता है बेसिकली, तो QC बड़ा हो जाएगा तो इसलिए हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। अभी ऊपर मैंने किया था एक क्वेश्चन ऐसा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है आपको, कहीं पे गिवन है कुछ, QC यही गिवन है, QC यही हुआ ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इसमें क्या गिवन है कि फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर डबल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो ये भी देख लेते हैं। क्या बोला है कि हमारे पास जो KC होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई concentration of reactant। क्या बोला, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डबल देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई रिएक्टेंट पे कहाँ, KC हमारे पास देखो प्रोडक्ट के साइड डिपेंड कर रहा है, ये तो इनवर्स है भाई। हमारे पास कंसंट्रेशन हमारे क्या बोला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, तो इस पर कोई चेंज नहीं आता, याद रखना ये सेम रहता है। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, सेम रहता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन पे नहीं। बोल अब ये नहीं बोल देना सर ये कंसंट्रेशन दिख तो रहा है, नहीं, वो हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, याद रख लेना। 12 वाला क्या हो जाएगा, इन 2 स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकेंड आर फेवर्ड रिस्पेक्टिवली बाई। स्टेप फर्स्ट आपके पास किससे फेवर्ड होगा और स्टेप सेकेंड किससे फेवर्ड होगा, सोचो। तो वही आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वाला, अगर हमारे पास क्या बनाना है, पहले केस में ऐसे देखो A2 है और B2 है और क्या बन रहा है 3C बन रहा है। तो प्रेशर के टर्म्स में सोचो, पहले प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो लेस नंबर मोल साइड जाएगा, प्रेशर अगर घटाओगे तो किधर जाएगा, मोर नंबर ऑफ मोल। तो हमें इधर जाना है और इधर आपके पास कितने मोल हैं, 2 मोल है, इधर 3 है। तो प्रेशर क्या चाहिए, लो चाहिए, तभी तो मोर नंबर ऑफ प्रेशर लो चाहिए। कहाँ कहीं ऑप्शन दिख रहा है लो प्रेशर, दो ऑप्शन तो कट गया, 2 बच गया। अब आपको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। अब टेम्परेचर भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है भाई गिवन है ना, स्टेप फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको गिवन है, तो एक्सोथर्मिक है। और मान लो आपके पास यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डी वाले में सोचो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड हमारे पास डेल्टा एच रहेगा, तो डेल्टा एच प्रोडक्ट है तो टेम्परेचर लो चाहिए भाई, लो चाहिए, नहीं टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड जाएगा, घटाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा, तो लो टेम्परेचर चाहिए। तो लो टेम्परेचर कहाँ पर आपको दिख रहा है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर देखते हैं एक बार, क्या स्टेप लास्ट वाले में लो टेम्परेचर होगा ना, ये तो लो ही टेम्परेचर होगा। तो लो टेम्परेचर कहाँ पे दिख रहा है,
ये लो टेम्परेचर है, देखो सही है। लास्ट वाले में लो टेम्परेचर और इसमें हाई टेम्परेचर की वजह, ऑप्शन नंबर सी ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऐसे थोड़ा क्वेश्चन करके सॉल्व करना होता है, ये भी मेथड सीखो। 13 नंबर देख लेते हैं। 13 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इतना इतना इतना, द गिवन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व कर लेते हैं। केसी निकालो, केसी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर डिवाइड बाई रिएक्टेंट का इसको। तो ये यहाँ पे हमारे पास हम साफ साफ देख रहे हैं कि हमारे पास जो ए का स्क्वायर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, के सी इंटू A2 का हो जाएगा। तो हमारे पास अगर आप ध्यान से देखो कि ए का स्क्वायर ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है और के सी आपको कितना गिवन है, हाँ प्रोडक्ट के सी आपके पास गिवन है, जो कि वैल्यू ये बहुत ही कम लग रहा है क्योंकि हमारे पास क्या लिखे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A2 500 केल्विन 700 केल्विन यार इतना एंड इतना। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है भाई, साफ साफ दिख रहा है। अगर मान लो ए के सी आपके पास कुछ गिवन है जो कि माइनस वैल्यू देख रहे हो, कुछ भी ले लो आप, माइनस ही ले लो, जो भी गिवन है दोनों वैल्यू कम ही है और ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो और माइनस हो जाएगा, तो ये कम है, तो रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। आपको एक्सो एंडो का बात ही छोड़ दो क्योंकि प्लस माइनस हीट गिवन होता तो एक्सो एंडो करते। एक्सो मतलब हीट डेल्टा एच नेगेटिव और एंडो मतलब एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, मैं रफ लिख दिया, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल एडिंग हीट टू अ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम विल कॉज, इक्विलिब्रियम क्या कॉज करेगा। तो देखो इसको थोड़ा समझाते हैं। ये बोल रहा है कि अगर हीट दे दिया जाए तो हमारे पास क्या इफेक्ट होगा। तो इक्विलिब्रियम हमेशा हमारे पास क्या होता है पता है आपको, बैलेंस होता था, जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर जो है। मान लो आप यहाँ पे हीट करोगे तो सॉलिड किस में ये सॉलिड का अमाउंट तो घटने लगेगा भाई, कोई चीज़ सॉलिड है तो कम हो जाएगा ना। मान लो पानी वो अगर सॉलिड है, बर्फ़ है, तो उसे हीट दोगे तो पिघल के वेपर बन चला जाएगा, घटता चला जाएगा, तो अमाउंट ऑफ सॉलिड क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। थोड़ा सा बेसिक मतलब लॉजिक पे क्वेश्चन था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला आपके पास ये हो गया अकॉर्डिंग टू, ये ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ लीच एटलियर प्रिंसिपल। तो लीच एटलियर प्रिंसिपल केवल बैलेंस करने के लिए बनाया गया था। तो ये बोला है कि ऑब्टेन ऑन द लीच एटलियर, डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं भाई, एंट्रोपी ये सब तो अलग है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर केमिकल नहीं, शिफ्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन चेंजिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। मतलब भाई सीरीज बात है, अगर आप प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम या मोल पे अगर आप ये इन सब पे क्या करते हो, चेंज करते हो, तो इक्विलिब्रियम बैलेंस अपने आप को करना जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर पे वैल्यू कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है ना। 16 देख लेते हैं। 16 क्या था कि द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड्स ऑन, O2 का प्रेशर हमारा किस पे डिपेंड करेगा। तो आपको पता है PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। ऐसे अगर सोचना चाहो तो सोचो, तो भाई P हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है। तो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ऐसे आप सोच सकते हो कि 16 अगर हम निकालें यहाँ पे कि द इन इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड्स, इंक्रीज मास ऑफ PO2 नहीं भाई, इंक्रीज मास ऑफ PA, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि भाई अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो ना भाई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ता है क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको मैं एक तरीके से और आपको समझा सकता था, बहुत ही लंबा मेथड हो जाएगा, तो मैं उस पर जाना नहीं चाहता बस ये ना, इसलिए मैं आपको वो मेथड नहीं बता रहा हूँ, सिंपली आपको ऐसे ही बोल दिया, इस मेथड से सोच सकते हो ना। हालांकि उसको हम के सी वैल्यू लिख के बताते हैं, मतलब आपको पता है ना कि जैसे आर लिखते हैं तो ये क्या होता है हमारे BaO और क्या हो जाता है O2 हो जाता है। ये किसके लिए, हमारे पास फॉरवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए आप लिखते तो क्या हो जाता है, बैकवर्ड के लिए ये के इसे हटा दो, K2BaO, दूसरा मेथड बता ही दे, ये O2 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सॉलिड का कंसंट्रेशन आपको पता है 1 हो जाता है, तो हम क्या लिख लेते हैं RK2, और यहाँ पे आप क्या लिख लेते O2 लिख लेते R बैकवर्ड, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास R1 बराबर क्या हो जाता है, R2 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं K1 बराबर K2 इंटू O2 आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे K2 भी आप निकाल लेते, और फिर जब हम क्या करते पार्शियल PO2 हमारे पास क्या हो जाता है O2 का पार्शियल प्रेशर, और K1/K2 आप लिखते तो ये हो जाता है PO2, और आपके पास K1/K2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती
जो कि के आपके पास PO2 के बराबर हो जाता। तो अब वही बात है, ये सब कोई मतलब है नहीं। देखो मैं इतना अपने लैंग्वेज में आपको कर दिया, पर इसका मतलब है नहीं। सरल भाषा में आप सोचो, थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो एग्जाम में, वैसे नहीं सोचना है कि प्रेशर टेम्परेचर डिपेंड करता है, इसलिए एक ही ऑप्शन में था, तो इसलिए हमने ये टिक कर दिया। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाकी 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जरूर देखना, उसमें बेहतरीन आपको बताया गया है, PDF भी होगा वहाँ पे, सब कुछ हैंड रिटन में मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर एक एक क्वेश्चन भी हैंड रिटन अच्छा दिखेगा, अच्छा हैंड रिटन लिखा गया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।